हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से JINC के इस आधुनिक प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाइए बेटा आज के सेशन में। आज का जो अपना सेशन है, जो कल आपका सेशन हुआ था उसी के आगे वाला पोर्शन, यानी कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है प्लांट के, उसके बारे में और डिटेल में देखने को मिलेगा, उसके बारे में और जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। बढ़िए पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, तसल्ली से पढ़ना और सही प्रत्युत्तर देने की कोशिश करना। समय की, वही आपको मैं हर बार कहता हूँ, समय जो देखा जाता है उसको ध्यान में रखना कि आपको अधिकांश बायोलॉजी के क्वेश्चन करने में 15 से 20 सेकंड का समय लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं। पहला क्वेश्चन, सोडियम K+ पंप इज द सेल इज एग्जाम्पल ऑफ। जो सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है किसका उदाहरण है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फैसिलिटेड डिफ्यूजन का है, सुसाध्य विसरण का है, जिसे अपन सिंपल डिफ्यूजन सरल विसरण कहते हैं का है, पेसिव ट्रांसपोर्ट निष्क्रिय का है, या फिर डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखिए जितने प्लांट्स होते हैं बेटा, उनमें कैरियर होने के लिए, ट्रांसपोर्ट होने के लिए कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बनी होती है जो कि ट्रांसपोर्ट करने के काम करती है। तो कैरियर जो भी होते हैं, कैरियर जिसे अपन वाहक कहते हैं बेटा, वो वाहक दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा एक्टिव वाले और दूसरे हो जाएंगे पेसिव वाले। और हमने ये देखा है कि एक्टिव के अंदर एनर्जी लगती है, तो मैंने ये कहा कि जो एनर्जी लगाने वाले कैरियर होते हैं और एनर्जी नहीं लगाने वाले, उसको मैं कैसे अलग कर सकता हूं? तो जिसके पीछे पंप लगता है, आप ये समझिए वो एनर्जी लेंगे, और जिसके पीछे कैरियर लगता है, इसका मतलब वो एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। अगर आपसे कहा जाए प्रोटीन कैरियर है, तो इसका मतलब वो कैरियर कैसा है बेटा? ये पेसिव का है, और पेसिव का मतलब नो एनर्जी, किसी प्रकार का ऊर्जा खर्च नहीं कर रहा है। और सोडियम पोटेशियम पंप है, तो इसका मतलब वो एनर्जी का है, ऊर्जा खर्च कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फोर्थ ऑप्शन, इनमें से जो फोर्थ ऑप्शन जा रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे सक्रिय कहते हैं बेटा, इस दौरान जो है सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इस दौरान एनर्जी लगती है। इसका मतलब यहाँ पंप भी लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम पंप किसका एग्जांपल हो जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको उत्तर देना था। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाटर एब्जॉर्ब थ्रू रूट कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अगर आप चाहते हो कि जल द्वारा या जड़ द्वारा जल का अवशोषण बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, वाष्पशोषण की दर को बढ़ा दो, इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ा दीजिए, या फिर सी ऑप्शन पेसिव ट्रांसपोर्ट, वाष्पशोषण को घटाकर, या फिर डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, आयनों के अवशोषण को घटाकर। किसके द्वारा जो है आप जल अवशोषण को बढ़ा सकते हैं? वाष्पशोषण को बढ़ाकर, प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाकर, पेसिव ट्रांसपोर्ट को बढ़ाकर, या आयनों के एब्जॉर्प्शन को या एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन को घटाकर। किन के द्वारा जो है हम क्या कर सकते हैं? अवशोषण को बढ़ा सकते हैं। देखिए बेटा, जब भी किसी चीज की डिमांड होती है, तो डिमांड इसलिए होती है, या डिमांड के अंदर डिमांड कैसे बढ़ाई जा सकती है? किसी चीज की मार्केट में कमी कर दी जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जहां आपने देखा था कि आपके आलू के साथ साथ टमाटर और जो आपके प्याज थे फ्री में दे दिए जाते थे। एक समय था जिसमें समय प्याज एक दो तो साथ में दे देते तो कोई दिक्कत नहीं, टमाटर भी एक दो दे देते तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक समय था जिसमें प्याज और आपके टमाटर 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो चले गए थे, जो कि 10-10 रुपये में किलो में मिलते थे। वो इसीलिए बेटा क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड इतनी बढ़ा दी गई, जिसके कारण उसकी डिमांड बढ़ने से क्या हो गया? उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो हमें भी यही करना है, अवशोषण को बढ़ाना है। तो आप क्या कर दीजिए बेटा, यदि आप चाहते हो कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाएं, तो जहां इसकी डिमांड है उसको बढ़ा दीजिए। मतलब जब प्लांट एब्जॉर्ब करता है बेटा, तो प्लांट एब्जॉर्प्शन इसलिए करता है ताकि ट्रांसपिरेशन में जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति वो कर सके। और ट्रांसपिरेशन का जो लॉस होता है वो कहाँ हो रहा है? ट्रांसपिरेशन का लॉस होता है लीफ के अंदर, मतलब जल का लॉस या फिर वाटर के वेपर का लॉस होता है ट्रांसपिरेशन के तो लीफ में। तो आप लीफ में इसकी कमी कर दो तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है, इसका मतलब इसी को तो अपन क्या कहते हैं? इंक्रीज ट्रांसपिरेशन रेट एंड इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ राइट आंसर बेटा आपका गया है ए, प्योरली ए इसका राइट आंसर है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टोमेटल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, जिसे रंध्रीय उपकरण कहते हैं, उसमें कौन कौन उपस्थित होता है? जब स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखी जाती है तो अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही जाता है? ये पत्ती की
द्विबीजपत्री जो पत्ती होती है, डाइकॉट जो लीफ होती है बेटा, उसकी नीचे की सतह पर ज्यादा पाई जाती है। ये अगर लीफ ले, इसको अपन कहते हैं एडेक्सियल, इसको एबेक्सियल, एबेक्सियल और एडेक्सियल सॉरी। तो एडेक्सियल जो लीफ नीचे वाली जो पत्ती होती, पत्ती की सतह होती बेटा, वहां आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलने वाले हैं, रंध्र मिलने वाले हैं। वहां रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है। रंध्रों की संख्या ज्यादा होने से यहां से जो ट्रांसपिरेशन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, वो ज्यादा होगा। और ट्रांसपिरेशन की रेट को प्लांट के लिए सुचारू चलाने के लिए रंध्रों की संख्या नीचे ज्यादा रखी जाती है। अब देखिए, पूछा गया है कि एक रंध्र के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है या किस तरह की स्ट्रक्चर मिलती है आपको। तो ये आपको 2 गार्ड सेल्स मिली है और पास में सब्सिडरी सेल्स होती है। तो गार्ड सेल्स, और आपसे पूछा गया कि रंध्रीय उपकरण में, तो रंध्रीय उपकरण इसमें मिलाकर कौन कौन है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या गार्ड सेल प्लस सब्सिडरी सेल सिर्फ, और जो आपके परमानेंट टिश्यू डिफरेंट ऑफ जो आपके पेरिब्लम के पास में होते हैं, पेरिब्लम विभजित होते किसी विभेदन स्थायी उत्तक, कैलेप्ट्रोजन द्वारा निर्मित प्राथमिक उत्तक, या रंध्रीय छिद्र रक्षक कोशिकाएं प्लस सब्सिडरी सेल्स। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर जा रहा है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। रंध्रीय छिद्र जो बीच में छेद पाया जाता है, जिसे अपन कहते हैं स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, साथ में दोनों की दोनों गार्ड सेल्स, और साथ में आपकी सब्सिडरी सेल्स जो होती है, इन सभी को अपन किस में लेते हैं, स्टोमेटल एपरेटस में लेते हैं। तो ये हो जाएगा रंध्रीय छिद्र से क्वेश्चन। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, डी, सीड स्वेलो व्हेन प्लेस्ड इन वाटर ड्यू टू। तो सीड जो होते हैं, बीज जल में रखने पर फूल जाते हैं। क्या कारण, रूट मूलदाब, रूट प्रेशर के कारण, वॉल प्रेशर अंतर्जूसन के कारण, हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन के कारण, या ऑल ऑफ द अबव। जब भी अपन चने की बीज की बात करें या किसी भी बीज की बात करें तो बेटा वो क्या करते हैं, जैसे आप पानी में रखोगे फूल जाएंगे, और फूलने का मुख्य कारण होता है एब्जॉर्प्शन करना। अब एब्जॉर्प्शन तो प्लांट रूट से ही करते हैं, लेकिन यहाँ सीड की बात की गई है। किसकी बात की गई बेटा, सीड की बात की गई है। बीज जो होते हैं, क्या उसमें हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, जल मुक्त हो रहा है, तो फिर जल अवशोषण से फूलेगी क्यों, जल की जरूरत ही कहाँ है। तो रूट प्रेशर, अभी रूट कहाँ डेवलप हुई है, इसका मतलब इसका जो राइट आंसर जाएगा वो वॉल प्रेशर, जिसे अपन अंतर्जूषण कहते हैं। वॉल प्रेशर या फिर मैं रूट अंतर्जूषण इनबिबिशन, या अंतर्जूषण मतलब यह हो जाएगा इनबिबिशन। वॉल प्रेशर का ही वो पार्ट है जिसके कारण जो होता है बीज को जल में रखने पर वो फूल जाते हैं, स्वेलो हो जाते हैं। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। बढ़िए इसके बाद के नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टोमेटल एपरेटस कंसिस्ट ऑफ, रंध्र जो है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द मोस्ट पावरफुल इम्बिबेंट, सबसे शक्तिशाली अंतःचूसक कौन होता है। अगार अगार, प्रोटीन्स, सेलुलोज और लिग्निन। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये पूछ रहा है कि यदि आपको कोई इम्बिबेंट लेना है, इम्बाइबेंट का मतलब होता है जो अंतःचोषण करता है। जैसे आप लकड़ी को पानी में रख रहे हो, जैसे आप जो है प्रोटीन को पानी में रख रहे हो, तो उसमें क्या होगी, एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है। लकड़ी को पानी में रखना इन द सेंस सेलुलोज को पानी में रखना। प्रोटीन को तो वैसे अपन कह रहे हैं चने वगैरह उसमें प्रोटीन की कंटेंट वैसे कम होती है, बट अपन प्रोटीन मानते हैं कि चने प्रोटीन रिच होते हैं। अदर जितने भी होते हैं कंपोनेंट उनसे बेहतर होते हैं चने प्रोटीन के अंदर। जो दालें होती है उसमें प्रोटीन ज़्यादा कंटेंट में मिलता है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कौन रखने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी शैवाल जो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया होती है जो पानी में मिलती है, उससे एक प्रकार का विशिष्ट प्रकार का एक इम्बिबेंट पाया जाता है जिसको बायोटेक्नोलॉजी में आपने सर्वदा यूज किया है। इसे अपन कहते हैं बेटा अगार अगार। अगार अगार जो होता है इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जहां आपको इम्बिबेंट या फिर किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन करवाना हो। तो देखिए इसका और यूज कहाँ आता है, जब अपन बात करते बेटा जेली, जैम, जेली तथा आइसक्रीम्स की। जैम, जेली तथा आइसक्रीम को गाढ़ा बनाया जाता है। जैम, जेली तथा आइसक्रीम को गाढ़ा बनाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक प्रिजर्व्ड रह सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो गाढ़ा हो, दिखने में अच्छी थिक हो। तो उसके लिए इसमें मिलाया जाता है अगार अगार। अगार 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 एक प्रकार का जेल होता है जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से मिलने वाला होता है। और इस अगार अगार का प्रयोग महंगी आइसक्रीम है उसको गाढ़ा बनाने के लिए किया जाता है, जो कि आप घर में जो आइसक्रीम बनाते हो आसानी से पिघल जाती है, लेकिन आप रेस्टोरेंट के अंदर जो बड़ी बड़ी जो अच्छी अच्छी कंपनी की आइसक्रीम होती है वो जल्दी नहीं पिघलती है। पिघलने के बाद में उसमें गाढ़ापन रहता है क्योंकि उसके अंदर क्या मिल रहा था बेटा, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त अगार अगार। तो यहाँ सबसे ज्यादा वो क्या होता है, प्योरली इनबिबेंट होता है, अंतःचूसक शक्तिशाली होता है। तो ए
इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिग्निन तो ऐसा होता है कि लिग्निन की वॉल तो एब्जॉर्प्शन ही नहीं करती है। लिग्निफाइड वॉल ऐसी वॉल होती है जो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल करती नहीं, तो लिग्निन तो वैसे ही नहीं जाने वाला है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसपिरेशन की एक थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी ऑपरेटेट्स इन। वाष्पोत्सर्जन शासनजन तनाव सिद्धांत किस पर लागू होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर, पेसिव ट्रांसपोर्ट पर, एक्टिव एंड पेसिव एब्जॉर्प्शन, नन ऑफ द अबव। वाष्पोत्सर्जन जिसे शासनजन आसंजन वाष्पोत्सर्जन कर्षण तनाव सिद्धांत कहते हैं, उसमें ये कब लागू होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, सक्रिय परिवहन में, पेसिव निष्क्रिय में, एक्टिव एंड पेसिव दोनों में, या नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या जाने वाला है? ट्रांसपिरेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी से रिलेटेड। तो ध्यान रखना, जब आपको ट्रांसपिरेशन कोहेशन टेंशन थ्योरी का पूछा जाए तो ट्रांसपिरेशन कोहेशन थ्योरी जब लागू होती है तो उसमें दोनों तरह का जो पेसिव, मेनली आपका पेसिव जो होता है एब्जॉर्प्शन करवाया जाता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन दोनों तरह का हो सकता है। तो दोनों तरह के में से कौन सा मैक्सिममली होता है? पेसिवली। क्योंकि हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम प्लांट जो होते हैं मीजोफाइट्स होते हैं। मीजोफाइट्स का मतलब समोदभिद, मीजोफाइट का मतलब बेटा समोदभिद, जो कि ना तो बहुत ज्यादा रेगिस्तान में मिलेंगे और ना ही बहुत ज्यादा हेलाइन या फिर सैलाइन वाटर में मिलने वाले हैं, सामान्य जल में। तो सामान्य जल में जो आपके पादप उगेंगे बेटा, उसके लिए ये पॉइंट कहा जाता है कि बाहर के एटमॉस्फेयर में, जो बाहर जो भी आपके पास में वातावरण है बेटा, वहां हाँ जो सॉइल होगी, मृदा होगी, उसमें जल ज्यादा रहेगा और जड़ में कम। तो ये एक्टिवली जाने की जरूरत नहीं है, पेसिवली भी क्या हो जाएगा? ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी चला जाएगा। बट ध्यान रखना, वाष्पोत्सर्जन को हटा दो तो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस बाय ओनली एक्टिव, ओनली पेसिव, नॉट एक्टिव एंड पेसिव बोथ चला जाता। लेकिन ये वाष्पोत्सर्जन के लिए पूछा गया, ये कैसे हो जाएगा बेटा? एक तरह का पेसिव हो जाएगा, निष्क्रिय, जहां ऊर्जा से खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिमांड। डिमांड के अनुसार ये आगे मूव कर रहा है। अगला क्वेश्चन, अ मैन सप्लाइड एक्सिस फर्टिलाइजर एंड वाटर द ग्रास वेल आफ्टर सम टाइम लीव्स टर्न ब्राउन बिकॉज। एक व्यक्ति घास में अधिक मात्रा में खाद देकर अधिक पानी देता, कुछ समय पश्चात पत्तियां भूरी पड़ जाती है, क्यों हुआ ऐसा? ऑस्मोसिस अकर इन रूट्स एंड द प्लांट डाई। मूल में परासरण देखा गया जिसके कारण पादप की मृत्यु हो जाती है। फर्टिलाइजर इज डैमेज ऑन लोअर लेयर ऑफ सेल, खाद्य मृदा की निचली सतहों पर अंतक्षेपित हो जाता है, या फिर इट इंक्रीज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण को कम कर सकता है, और ड्यू टू वाटर लॉगिंग, जलाक्रांता के कारण जो है वो जो लीफ हो गई वो कैसे होगी बेटा? भूरी पड़ गई है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, मूल में परासरण का पाया जाना जिससे पादप मर जाएगा, मृदा में खाद की निचली सतह से अंतक्षेपित हो जाना, या प्रकाश संश्लेषण को कम कर देना, या जलाक्रांत मृदा के कारण ये हुआ है। जब अपन बात करते बेटा ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दे और ज्यादा पानी दे दे, तो फर्टिलाइजर और पानी जो होंगे दोनों मिलकर वो क्या कर देंगे बेटा? खाद्य मृदा की निचली परत जो होती है उसको अंतक्षेपित कर देंगे, उसको ड्रेन कर देंगे। फर्टिलाइजर की जो लेयर होती है, लोअर लेयर को, उसको ड्रेन कर देंगे, निचली सतह में अवक्षेपित हो जाती है, जिसके कारण वो जो है पादप की पत्तियां किस कलर की पड़ जाएगी बेटा? वो अधिक पानी देने के कारण, अधिक फर्टिलाइजर देने के कारण वो भूरे कलर की हो जाती है, ब्राउनिश लेयर कलर की हो जाती है। तो मुख्य कारण आपको पता चल गया और यही आपका मेन रीजन होता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र के खुलने व बंद होने हेतु उत्तरदायी होता है? राइज इन पीएच ऑफ गार्ड सेल्स कॉज अ हाइड्रोलाइसिस इन स्टोमेटा। स्टार्च के जल अपघटन के कारण रक्षक कोशिका में पीएच का बढ़ना। साइटोकाइनिन साइक्लिक एएमपी आर रिक्वायर्ड दोनों के लिए, या एब्सिसिक एसिड जो है प्रमोट करती है खुलने तथा बंद होने के लिए, या प्रकाश संश्लेषण का कम हो जाना। डी उपरोक्त सभी। कौन सा इसका राइट आंसर जाने वाला है? यहां प्रकाश संश्लेषण नहीं, ऑप्शन जो दे रखा बेटा उसमें दे रखा है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल बंद होने को प्रेरित करते हैं। एब्सिसिक अम्ल बंद होने को प्रेरित करता है। सी ऑप्शन ये कह रहा है, या ऑल ऑफ दीज,
जल के स्टार्च के जल अपघटन के कारण रक्षक कोशिकाओं का पीएच बढ़ने के कारण होता है। साइटोकाइनिन को साइक्लिक एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की आवश्यकता होती है इसके बंद होने के लिए, या फिर जो एब्सिसिक एसिड होती है वो प्रेरित करेगी, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ ध्यान रखना, रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए एक मैकेनिज्म दी गई जिसे अपन कहते हैं पोटेशियम K प्लस मैलेट थ्योरी, जो कि रक्षक कोशिकाओं के पीएच बढ़ने के कारण K प्लस आएगा और सॉल्यूट की तरह काम करेगा, विलय की तरह काम करेगा, जिसके कारण OP बढ़ा, पीएच बढ़ा, और ये किसको काम कर रहा है बेटा, रंध्रों को खोलने के लिए। और साथ में इसको मेंटेन करने के लिए साइटोकाइनिन तथा साइक्लिक एएमपी भी आवश्यकता होती है। और वैसे भी आपको पता ही है कि एब्सिसिक अम्ल जो होती है उसे अपन स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तनाव हार्मोन कहते हैं, जो कि रंध्रों के बंद होने को प्रेरित कर रहा है। ये खुलने और बंद होने दोनों का पूछ रहा है, तो खुलने के लिए ये हो गया, खुलने के लिए हो गया, बंद होने के लिए हो गया, तो ऑल ऑफ द अबव इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम्स इन जाइलम, फर्स्ट प्री नीड इज, जाइलम में जल स्तंभ की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होती है? टेंशन मस्ट बी एक्सर्ट देन कोहेशन फोर्स, तनाव सासंजन बल से अधिक होना चाहिए, या फिर टेंशन मस्ट बी लेस देन कोहेसिव फोर्स, तनाव सासंजन से कम होना चाहिए, अदरवाइज टेंशन तनाव तथा सासंजन समान होने चाहिए, या फिर जो तनाव मूल दाब से अधिक होना चाहिए। क्या आपका सही उत्तर जाएगा? यदि आपको वाटर कॉलम को बनाए रखना है तो उसके लिए सही में क्या ऑप्शन है जो सही जाने वाला है कि वाटर कॉलम किससे निरंतर बने रहेंगे? तनाव बल जो होता है, टेंशन जो होती है वो सासंजन बल से अधिक हो जाए, या तनाव सासंजन बल से कम हो जाए, तनाव सासंजन बल से अधिक समान हो जाना, और दोनों का मूल दाब जो है वो से तनाव अधिक हो जाना। क्या इसका राइट आंसर जाएगा? क्या करना आपको? वाटर कॉलम्स को जाइलम फ्लोएम को के अंदर बनाए रखना है, कंटिन्यूसली उनको बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है? तो देखिए, तनाव जो होता है, टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन की बात की जा रही है यहाँ। तनाव मतलब सरफेस टेंशन की बात की जा रही है, सासंजन का मतलब, कोहेशन का मतलब समान समान अणुओं के मध्य। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू बी ऑप्शन तनाव सासंजन से कम होना चाहिए। सासंजन का मतलब होता है बेटा कि ये बल एक अणु का दूसरे अणु के साथ में जो बल है, ये H2O का H2O के साथ में जो आकर्षण बल होता है उसी को अपन क्या कहते हैं बेटा? सासंजन कहते हैं। और तनाव जो जल के अणु अपने आप को गोल करने की कोशिश करते हैं, पृष्ठीय तनाव के कारण अपने आप की बूंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे अपन क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। अब समझिए, ये सरफेस टेंशन में गोल होना चाहता है, अपने आप की साइज को छोटा करना चाहेगा, ये क्यों इससे जुड़ेगा जबकि ये साइज को छोटा करना चाहता है? भाई सरफेस टेंशन भी बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये गोला अगर अपने आप को, या बॉल जो आपका वाटर मॉलिक्यूल से अपने आप को छोटा करना चाहेगा, तो और ये क्या करेगा? इससे लिंक अपना जो बना हुआ उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। तो हमें क्या करना है? रखना भी है टेंशन को, लेकिन टेंशन मस्ट बी, जो आपका बी ऑप्शन, सॉरी, तनाव टेंशन मस्ट लेस देन द कोहेसिव फोर्स, तनाव सासंजन बल से कम होगा तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। टीपी कब जीरो होता है? जब आप ओपी बराबर बात करेंगे या डीपीडी बराबर बात करेंगे, माफी चाहूंगा, डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अगर आप टीपी को जीरो करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी अवस्था होनी चाहिए? इवेंट्स एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस, प्रत्यक्ष जीवद्रव्य कुंचन में, या फिर इनसफिशिएंट प्लाज्मोलाइसिस प्रारंभिक, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन में, या लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस सीमाकारी जीवद्रव्य कुंचन में, और डी नेवर, कभी नहीं, टीपी कभी जीरो नहीं हो सकता। टर्गर प्रेशर का मतलब होता है स्पित दाब, स्पित दाब का जीरो होना मतलब डीपीडी सीधा किस पर निर्भर कर रही है? तो आपको बताना है कि डीपीडी बराबर ओपी कौन सी कोशिका में हो सकती है? प्रत्यक्ष जीवद्रव्य एविडेंस प्लाज्मोलाइसिस में, लिमिटेड प्लाज्मोलाइसिस में, या प्राइमरी जिसे अपन कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस में। किसके अंदर टीपी बराबर जीरो होता है? तो फटाफट से राइट आंसर पुट करना बेटा, इसका सही प्रत्युत्तर क्या जाने वाला है? सही उत्तर, क्योंकि टीपी बराबर जीरो, तो बराबर किसका मतलब है कि जितनी इस कोशिका को नीड है उतना ही वाटर लेगी। और ये कब होता है? जब लिमिटेड आपका क्या हो जाए? प्लाज्मोलाइसिस। जितना प्लाज्मोलाइसिस होना है उतना ही हो। इसका मतलब कितना पानी चाहिए उस सेल्स को, पानी कितना चाहिए वो सीधा निर्भर किस पे कर रहा है? ओपी, क्योंकि आपको बता रखा है डीपीडी बराबर क्या होता है? डिमांड ऑफ वाटर। डीपीडी बराबर क्या होता है बेटा? डिमांड ऑफ वाटर। डीपीडी बराबर होती है जल की मांग, जल की
मांग। डीपीडी बराबर जल की मांग है। इसका मतलब यदि आप चाहते हो कि डीपीडी बराबर ओपी हो तो टीपी को 0 कर दो। इसका मतलब कितनी जल की मांग होगी सीधा सीधा किस पर निर्भर करता है, ओपी पर। इसका मतलब कितना जल आएगा वो लिमिट पे हो तब ठीक है, क्योंकि ज्यादा जीव द्रव्य कुंचित हो गया तो फिर तो आपका टीपी का मान क्या हो जाएगा, उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। और डीपीडी बराबर ओपी माइनस माइनस टीपीडी, जो माइनस हो जाएगा, माफी चाहूंगा, ओपी माइनस माइनस टीपी हो जाएगा। टीपी का मान जैसे माइनस होगा तो ओपी प्लस टीपी हो जाएगा, जिससे डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। इसको कहेंगे कि ये पूरी तरह से क्या हो रखी है, पूरी तरह से प्रत्यक्ष जीव द्रव्य कुंचित हो जाएगी, तब जाकर आपका टीपी जो है आपका वो माइनस में चला जाएगा। ये उस केस की बात की जा रही है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। In land plants, the guard cells differ from other epidermal cells in having. स्थलीय पादपों में रक्षक कोशिकाएं अन्य अधिचन कोशिकाओं से किस चीज में भिन्नता रखती है? तो किस चीज में बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एंडोथैलेमिक रेटिकल, एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव्य जालिका के रूप में, क्लोरोप्लास्ट के रूप में, या फिर साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल। स्थलीय पादपों में रक्षक कोशिका अन्य अधिचन कोशिकाओं से किस रूप में भिन्न होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ स्पेशल भी बताएंगे, बट आप पहले इसका आंसर पुट कीजिए कि किन में जो है आपकी कोशिका, रंध्र कोशिकाएं अन्य अधिचन कोशिकाओं से भिन्नता रखती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में, अंतःप्रद्रव्य जालिका की संख्या में, हरित लवण की संख्या में, या साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल के बारे में। किसके लिए जो है आपका स्थलीय पादप में रक्षक कोशिकाएं कम या ज्यादा के रूप में रहती है? तो क्या कारण है बेटा, वो आपको बताना है। तो यहां सही जो आंसर जाने वाला है, बिल्कुल जो आपका रुबिस्को एंजाइम पाया जाता है वो किन कोशिकाओं में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो कोशिकाएं होती है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भिन्नता रखती है। कैसे? जो आपकी गार्ड सेल होती है, ध्यान रखना, गार्ड सेल्स के क्लोरोप्लास्ट के अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। रुबिस्को एंजाइम इसमें एब्सेंट होता है, ध्यान रखना। जो गार्ड सेल होती है बेटा उसके अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं मिलता है। तो क्लोरोप्लास्ट तो रहेगा लेकिन उसमें क्या नहीं रहेगा, रुबिस्को एंजाइम नहीं रहता। तो ये इसमें भिन्नता, बाकी सभी समानताएं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी गिव द लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन वाटर स्ट्रेस कंडीशन? सुनना, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जल तनाव दशा में रंध्रों को बंद होने की आधुनिक स्पष्टीकरण देता है? एब्सिसिक अम्ल थ्योरी, मंच थ्योरी, या स्टार्च ग्लूकोज थ्योरी, या एक्टिव के प्लस ट्रांसपोर्ट थ्योरी? यहां आपसे रंध्रों के बंद होने का लिए पूछा गया है जल तनाव की अवस्था में, स्ट्रेस की कंडीशन में। इससे पहले मैंने स्ट्रेस से संबंधित कुछ पॉइंट बताया था आपको, उससे आप अपना आंसर दे सकते हो। कौन सी कंडीशन में जो है रंध्र बंद होंगे? एब्सिसिक थ्योरी द्वारा बताया गया था, मंच थ्योरी द्वारा बताया गया था, या ग्लूकोज थ्योरी द्वारा बताया गया था, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा बताया गया था? तो सही उत्तर क्या जाने वाला है बच्चा? फटाफट से अपना सही प्रत्युत्तर दीजिए। ध्यान रखना, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा वो कौन होता है? आपका एब्सिसिक अम्ल होता है। हमने कहा था कि एब्सिसिक अम्ल ही स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है, तनाव अवस्था में सिक्रीट होता है, और तनाव अवस्था में सिक्रीट होकर ये रंध्रों को कर देता है बंद। जब रंध्र हो गए बंद तो मैक्सिमम जो आपका ट्रांसपिरेशन है वो रंध्रों के द्वारा होता है, उपत्वचीय द्वारा होता है। तो वो क्या हो जाएगा बेटा, अब बंद हो जाएगा, और बंद होने के कारण ही जो है वाटर लॉस भी कम हो जाएगा। तो तनाव की दृष्टि में, क्योंकि जल में तनाव की दशा, जल पहले से कम है तो हमें ट्रांसपिरेशन क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ए बी ए थ्योरी दी गई थी। अब आपको इसके अंदर मैच करना है, मैच द कॉलम ए और कॉलम ए, फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है कि विसरण क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस क्या कहलाता है, इनहिबिशन क्या कहलाएगा, और आपका प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं। तो इनमें से राइट आंसर चूज करना है कि विसरण इनमें से क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, अंतःचूषण इनहिबिशन क्या होता है, प्लाज्मोलाइसिस किससे मैच कर रहा है। इस टेबल से उसको मैच करवाइए, फटाफट से मैच करिए बेटा। तो देखिए
जब डिफ्यूजन की बात की गई बेटा, तो डिफ्यूजन में फ्री मूवमेंट ऑफ आयन एंड गैसेस देखी जाती है। तो फर्स्ट का फोर्थ से ऑस्मोसिस होने के लिए चाहिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या दो सफिशिएंट है? तो हमें बताना है कि फर्स्ट को फोर्थ से मैच कर लो, फर्स्ट को फोर्थ से मैच कर लिया, फिर आपको कहा है कि सेकंड को थर्ड से मैच कर लो, सेकंड को थर्ड से मैच कर लिया। क्या ऐसा कोई ऑप्शन और है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमें एक जोड़ने से आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। और बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है कॉलम्स मैचिंग में, और ये कॉलम्स मैचिंग बहुत बहुत इजी है। आप एक दो को जोड़िए, बाकी ऑटोमेटिकली आपको चीजें आगे क्लियर होती जाएगी। इसका मतलब थर्ड को मैच करो फर्स्ट से। थर्ड क्या करा? इनहिबिशन, बिल्कुल थर्ड को फर्स्ट से मैच किया। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जल रागी, तो जल को अवशोषित कर देंगे। और प्लाज्मोलाइसिस के दौरान प्लाज्मोलाइसिस को किससे मैच कर दो? प्रोटोप्लास्ट का सिकुड़ना ही तो क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा आपका? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट मैच हो गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर भी कौन सा जाने वाला है? डी इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following plants do not absorb water through transpiration? कौन से ऐसे पादप होंगे जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा, किन पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल अवशोषण नहीं होता है? क्या एल्गी में नहीं होता है, या फंजाई में नहीं होता है, या सबमर्ज हाइड्रोफ्राट जो निमग्न जल प्लावी पादप होते हैं जो कि आधे पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर, और अदरवाइज ऑल ऑफ द दीज या ऑल ऑफ अबाउट, इन सभी के अंदर वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल अवशोषण नहीं देखा जाएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर जाने वाला है? फटाफट से, या छोटा से कंसेप्ट छुपा हुआ है जिससे आप समझ सकते हैं। जल किन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल अवशोषण नहीं होता है? एक छोटा सा कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन का आंसर करवा सकता है, लेकिन उसे आपको पहले कंसेप्ट को भापना पड़ेगा कि कहां वो कंसेप्ट छुपा हुआ है, कहां छुपे रुस्तम की तरह आपको नहीं दिख पा रहा है। उस कंसेप्ट को ढूंढिए और अपना आंसर दीजिए, आपको आंसर सटीक रूप से मिल जाने वाला है। तो यहाँ किन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल अवशोषण नहीं होता है? तो ऑल ऑफ दिस, क्योंकि एल्गी जो मिलती है बेटा वो कहाँ मिलती है? वाटर के अंदर। अब वाटर में इनको कहाँ जरूरत पड़ी है ट्रांसपिरेशन करने की? कहाँ इसको वाटर को एब्जॉर्ब करवाओ, क्योंकि ट्रांसपिरेशन के लिए, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपिरेशन होता है। अब वो पानी के अंदर ही है तो क्यों ट्रांसपिरेशन कर, अगर वाटर एब्जॉर्ब कर देगा? चारों तरफ पानी पानी है बेटा। फंजाई क्या प्लांट में आती है? नहीं, फिर भी ये कह रहा है, तो ये गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया। जो खुद ही प्लांट पानी के अंदर है, मैंने पानी के अंदर प्लांट को ट्रांसपिरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब यहाँ राइट आंसर जो जाने वाला है वो डी चला जाएगा। ये रहा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, इन सभी में वाष्पोत्सर्जन जल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। सही पाथवे क्या होने वाला है? द पाथवे ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल अप टू द सेकेंडरी जाइलम, सॉइल, रूट हेयर, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इनमें से सही आंसर क्या जाने वाला है? यदि आपसे पूछा जाए सेकेंडरी जाइलम तक, द्वितीयक जाइलम तक आपको जल का अवशोषण करवाना है, जो कि कहां से हो रहा है बेटा? मृदा से हो रहा है। तो कौन सा सही आंसर जाने वाला है? सॉइल जाएगा, सॉइल के बाद में रूट हेयर आ जाएंगे, कॉर्टेक्स आ जाएगा, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल। तो सही क्या आंसर जाने वाला है अकॉर्डिंग टू दीज 4 ऑप्शन? ए, बी, यहां हो जाएगा सी ऑप्शन, यहां हो जाएगा डी ऑप्शन। तो फटाफट से अपना राइट आंसर पुट कीजिए और फटाफट इसका क्लियरेंस कीजिए, मुझे जवाब दीजिए कि क्या इसका राइट आंसर जाने वाला है और क्यों जाने वाला है। देखिए, जब पाथवे की बात आती है बेटा तो आपको पता होना चाहिए कि जड़ जो होती है वही जल के अवशोषण में काम करती है, और वहां आप मार्क खा जाते हो प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम में। एंडार्क और एक्सार्क कौन कहां होता है, उसी के बेसिस पर तो एंडार्क और एक्सार्क दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, सॉइल है, रूट हेयर है, कॉर्टेक्स से होता हुआ एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल पहले आता है जड़ के अंदर प्रोटोजाइलम, फिर आता है मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम बाहर हो तो एक्सार्च और प्रोटोजाइलम अंदर हो तो एंडार्च। एक्सार्च आपके रूट में होता है, तो ये रहा फर्स्ट आंसर जो कि आपको एक्सार्च और एंडार्क भी क्लियर कर रहा है। एक्सार्च क्या होता है, एंडार्च क्या होता है? जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ तो एक्सार्च, जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो तो एंडार्क। अब आप देखिए, पहले कौन आ रहा? जाइलम, प्रोटोजाइलम, फिर कौन आ रहा? मेटाजाइलम, मतलब इसे अपन कहते हैं एक्सार्च कंडीशन। तो यहाँ जो राइट आंसर गया बेटा वो कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। वन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर राइज अप टू 100 मीटर ऑफ टॉल प्लांट इज, इट इज। एक ऐसा कारक जो 100 मीटर ऊंचे पादपों में
जल को ऊपर चढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है, ये कौन सा कारक हो सकता है ऐसा भाई? रूट प्रेशर से काम चल जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल थियरी से, या फिर पल्सन स्पंदन के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए आप क्या कीजिए, एक छोटी सी कैपिलरीज लीजिए, जैसे इस पेन को मैं समझ लेता हूँ, ये कैपिलरीज है, इसके अंदर छोटा सा हॉल है। आप क्या कीजिए, बड़े से बर्तन के अंदर इस पेन की कैपिलरी को ऊपर से नोब हटा दीजिए, और खाली पेन की नैब को, जो कि नीचे अंदर की तरफ कैपिलरी जैसा स्ट्रक्चर है, आप इस पेन को उस पानी के अंदर डिप कर दीजिए, डाल दीजिए, खड़ा कर दीजिए। आप कुछ समय देखोगे इसके अंदर जो पानी आया बेटा, वो अपने वाटर लेवल से भी ज्यादा ऊपर की तरफ आया है। इसका मतलब वाटर लेवल यदि यहां तक मिला आपको, तो अंदर जो पानी मिलेगा वो यहां तक मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? नीचे से लगने वाले वाटर प्रेशर के कारण हो रहा है। लेकिन ये पूरा इतना ऊपर चढ़ा दे और बाहर तक निकल जाए, ऐसा इसमें नहीं देखा जाता है। लेकिन कुछ पादप जो 100-100 मीटर तक के होते हैं बेटा, जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं 100-100 मीटर के होते हैं, उनके अंदर ये पानी कैसे चढ़ाया जाता है? तो बिल्कुल ट्रांसपिरेशन पुल थियरी भाई। रूट प्रेशर से आप थोड़े समय के लिए, कुछ समय तक, यहां से प्रेशर जो लगेगा, रूट ने जो एब्जॉर्प्शन कर लिया है रूट प्रेशर के थ्रू, उससे आप जो है जल को थोड़ा ऊपर तो चढ़ा दोगे, लेकिन ज्यादा ऊपर अगर आप चढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए उसमें वहां ऊपर की तरफ डिमांड इसकी घोषित कीजिए। तो डिमांड कब बढ़ेगी? जब आपका ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन वाष्प उत्सर्जन ज्यादा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के कारण ही पानी 100-100 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? प्रेशर पोटेंशियल इन फ्लैसिड सेल, एक सलत कोशिका, बिल्कुल शांत कोशिका पड़ी हुई है, उसमें दाब विभव कितना रहने वाला है? सलत कोशिका मतलब जिसको किसी चीज की कोई इच्छा है ही नहीं, आराम से लेटी हुई है बेटा। उसके तो कहे ना कि भाई छाती पे पड़ा आम भी, वो भी कह रहा है कि भाई कोई खिला दे तो बेहतर है। ऐसी कोशिका पड़ी, सलत कोशिका पड़ी है। मैक्सिमम नेगेटिव होगा, मिनिमम पॉजिटिव होगा, मिनिमम नेगेटिव होगा, या जीरो रहेगा? कौन सा इसमें से सही जा रहा है? जिस कोशिका के अंदर, सलत कोशिका के अंदर आपको बताना है दाब कितना होने वाला है। प्रेशर पोटेंशियल इन फ्लैसिड शेल। फ्लैसिड का मतलब होता है पूरी तरह से कुंचित, जो है प्रेशर पोटेंशियल फ्लैसिड का मतलब हो जाता है बेटा सलत कोशिका, बिल्कुल एकदम ठाठ से पड़ी है, किसी चीज की कोई चिंता उसको नहीं है। तो कितना देखा जाएगा उसके अंदर प्रेशर, वो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या उसके अंदर मैक्सिमम रहेगा, नेगेटिव के फॉर्म में मैक्सिमम रहेगा, और मिनिमम पॉजिटिव रहेगा, या मैक्सिमम नेगेटिव, मिनिमम जो है वो नेगेटिव रहेगा, या जीरो हो जाएगा? तो सलत पड़ी कोशिका में किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होती है, तो दाब भी उसमें कितना रहेगा बेटा? जीरो रहेगा। अरे भाई बिल्कुल एकदम ढीली ढाली कोशिका पड़ी है। अब जैसे आपके घर के अंदर मान लीजिए आपने कोई सिलेंडर देखा या प्लास्टिक की बोतल देखी, उसमें अगर आप देखिए नॉर्मल हवा नहीं भरी हुई है, या टायर ऐसे ही पड़ा है, टायर देख लो बेस्ट एग्जांपल, बिना भरा हुआ टायर है, या फिर हवा आपने नहीं भरी, ऐसे खुला छोड़ दो तो उसको बिल्कुल हवा की जरूरत है अभी, या उसमें बहुत सारी हवा है, नहीं, आप तो उल्टा उसमें प्रेशर के लगाकर हवा भरते हो। इसका मतलब जो फ्री पड़ा हुआ टायर है उसके अंदर प्रेशर जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा? उसके अंदर प्रेशर जीरो मानो। जो एटमॉस्फेयर बाहर का प्रेशर है वो का अंदर का प्रेशर, मतलब प्रेशर जो पोटेंशियल रहा उसके बीच में जीरो रहा है। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गटेशन? निम्न में से कौन सा बिंदु स्त्राव से संबंधित नहीं है? वाटर इज गिव आउट फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स, जल बूंदों के रूप में बाहर निकाला जाता है। वाटर गिवन आउट इन इम्प्योर, बाहर निकलने वाला जल अशुद्ध होता है। वाटर इन गिवन आउट ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, जल प्रातः काल के समय बाहर निकलता है। या गटेशन इज यूनिवर्सल अकर, बिंदु स्त्राव हर समय हर जगह प्लांट के पार्ट से होता रहता है। तो सही उत्तर क्या होगा? बिंदु स्त्राव से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, गटेशन जिसे कहते हैं। जल का ड्रॉपलेट्स के रूप में आना बिंदु स्त्राव कहलाता है। तो कौन सा सही नहीं है? विच वन इज नॉट फॉलोइंग द रिलेटेड ऑफ गटेशन? कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बिंदु स्त्राव से संबंधित नहीं है? क्या जल बूंदों के रूप में नहीं निकलता, बाहर निकलने वाला अशुद्ध जल नहीं होता है, प्रातः काल के समय होता है, या फिर सार्वत्रिक होता है, यूनिवर्सल हर जगह हर प्लांट में हर समय होता रहता है? आप समझ गए। वाटर का ड्रॉप के रूप में आना, बिंदु के रूप में आना, बिंदु स्त्राव तो होता ही है। इम्प्योर होता है बिल्कुल। साथ में सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, सर्दियों के समय बारिश में होने के बाद में देखा जाता है। हर समय होता है नहीं, बारिश के समय, सर्दियों में, गर्मियों में नहीं होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, दोपहर के बाद में या दोपहर में नहीं होता है। इसका मतलब डी जो इसे मैच नहीं कर रहा है, तो डी इसका राइट हो जाएगा। संबंधित नहीं कौन सा पूछा गया? तो आपका डी जो है संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। The cell membrane of a plant cell shrink away from its wall due to the,
यानी कि एक पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली इसकी भित्ति से हटकर संकुचित हो जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, डी प्लाज्मोलाइसिस हो सकता है, टर्जिडिटी हो सकती है, या ऑल ऑफ द अबव। ये आपसे पूछा गया है कि एक कोशिका जो है बेटा, उसकी ये कोशिका भित्ति जो है, तो कोशिका झिल्ली इसकी भित्ति से इस तरह से अलग हो गई और श्रिंक हो गई बीच में, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या उसने प्लाज्मोलाइसिस कर दिया है, डी प्लाज्मोलाइसिस कर दिया है, या बहुत ज्यादा फूल गई है, टर्जिड हो गई है, या ऑल ऑफ द अबाउ? कोशिका ने झिल्ली ने भित्ति की जो पास में रहने की क्षमता थी या भित्ति के पास में रहने का टेंडेंसी थी, उसको छोड़कर कहाँ आ गई बेटा? वो बीच में आ गई है। तो ये किसके कारण होता है? संकुचन के कारण। क्या इसका मुख्य कारण क्या था? प्लाज्मोलाइसिस था, डी प्लाज्मोलाइसिस था, टर्जिडिटी था, स्फीतदाब था, या ऑल ऑफ अबव था? तो यहां ध्यान रखना, आप इसके जल को बाहर निकालिए तो कम होगा, तो कम होने से सिकुड़ेगी, सिकुड़ने से ये जो मेम्ब्रेन के पहले पास में थी फ्री में, अब ये कहां आ गई बेटा? अंदर की तरफ आ गई है। इसका मतलब इसका क्या हो गया है? प्लाज्मोलाइसिस हो गया है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा जाएगा बेटा? ए इसका सही उत्तर जाने वाला है। किसे अपन कहते हैं बेटा? प्लाज्मोलाइसिस। अगला क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का और साथ ही साथ नीट का है। डम्बेल शेप गार्ड सेल्स किस में मिलती है? डम्बलाकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। बीन सोयाबीन के अंदर, वीट गेहूं के अंदर, ग्राउंडनट मूंगफली के अंदर, सनफ्लावर सूर्यमुखी के अंदर। किसके अंदर डम्बलाकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती? डम्बेल शेप्ड आपकी जो गार्ड सेल है वो किस में मिलने वाली है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपसे पूछा गया था, बीन सोयाबीन के अंदर, या वीट गेहूं के अंदर, ग्राउंडनट मूंगफली के अंदर, या सनफ्लावर सूर्यमुखी के अंदर। किसके अंदर जो है आपको गार्ड सेल डम्बल शेप मिलने वाली है? कुछ ऐसी, इस तरह का आपको डम्बेल शेप जो है आपको किसमें मिलने वाली है सेल? ये आपको पूछा गया था क्वेश्चन, और ये एनसीईआरटी में डायग्राम से बताया गया है। बड़ा ही प्यारा डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। ऐसा डायग्राम दे रखा है बेटा, और ये किसमें पाई जाता है? तो ये बिल्कुल आपको मोनोकॉट्स में मिलने वाला है। क्या सोयाबीन जो है मोनोकॉट्स है? नहीं, ये तो डाइकॉट्स है। क्या मूंगफली मोनोकॉट है? नहीं, डाइकॉट है। ये भी डाइकॉट है। तो एकमात्र मोनोकॉट इसमें कौन हो गया बेटा? वीट हो गया। और वीट के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर जो आपकी गार्ड सेल्स होती है वो डम्बेल शेप्ड होती है, डम्बलाकार होती है। ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा जाएगा कि आपकी गार्ड सेल का शेप जो है वो डम्बलाकार किस में पाया जाता है। और ऑप्शन में आपको मोनोकॉट, डाइकॉट, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री नहीं दिए जाएंगे। उसके उदाहरण से क्वेश्चन पूछेगा, प्लांट का एग्जांपल देके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो गया बेटा आपके हिसाब से, और JINC के हिसाब से बी। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी सेल का OP5 हो, TP4 हो और सराउंडेड सेल विद OP3, तो कौन सा जल जो है कहां की तरफ जाने वाला है? एक कोशिका जिसका OP5 है, TP4 है, दूसरी कोशिका OP3 और TP1 है, तो जल किस दिशा में मूव करेगा? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मैं यहां उस दोनों सेल्स को बना लेता हूं। ये एक सेल A, ये दूसरी सेल B। फॉर्मूला लगेगा DPD बराबर OP माइनस TP। यहां देखिए इस जगह पर आपको मिला है कि OP इसका 5 है, ए सेल में OP 5 हो गया, TP बराबर 4 हो गया। यहां आपको OP मिला है 3, TP मिला है 1। अब बताइए इनमें से क्या सही आंसर जाने वाला है? If a cell with OP5 and TP4 is surrounded by other cell which OP3 and TP1, what will be the direction of water movement? एक कोशिका A जिसमें OP5 है तथा TP4 है, तो दूसरी कोशिका से घिरी हुई है जिसका OP3 तथा TP1 है, तो जल की बहाव की दिशा क्या होगी? इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले में आपको DPD बराबर बताया गया था, याद कीजिए DPD बराबर जल की मांग। DPD बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जल की मांग। जिसका DPD ज्यादा आएगा उसको डिमांड ऑफ वाटर भी ज्यादा रहेगी। तो इसमें देखिए DPD कितना आ रहा है? OP माइनस TP DPD 1, OP माइनस TP DPD 2। इसका DPD 2, जल की मांग ज्यादा, जल की मांग कम। इसका मतलब सेल B से कहां की तरफ जा रहा है? A की तरफ। तो कोशिका B से A की तरफ, A से अन्य कोशिका की तरफ, अन्य कोशिका से A की तरफ। मतलब आंसर कौन सा जा रहा है आपका? कोशिका A टू अनदर B, कोशिका A से अन्य कोशिका की ओर। अच्छा यहाँ कोशिका ऊपर लिखा नहीं, A सेल, हाँ, तो फ्रॉम सेल A टू अदर सेल्स। माफी चाहूंगा क्योंकि OP इसका ज्यादा है ना बेटा, तो सही तो है।
OP इसका ज्यादा, इसका मतलब इसको जल की आवश्यकता ज्यादा है, तो A से कहां की तरफ गया है, B की तरफ गया है। फ्रॉम A टू अदर सेल, कोशिका A से अन्य कोशिका की ओर गया है, क्योंकि इसका DPD B का ज्यादा मिला है। तो ये था आपका क्वेश्चन DPD से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ ऑल प्रोमोटर्स इज, प्रोटोमीटर के कार्य का क्या सिद्धांत होता है? एब्जॉर्प्शन अकर बाय स्टेमेटा, स्तंभ द्वारा अवशोषण है। एब्जॉर्प्शन इज अ फिजिकली प्रोसेस, भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अवशोषण होता है। एब्जॉर्प्शन इज अ पोटेंशियल टू ट्रांसपिरेशन, अवशोषण वाष्पसर्जन के समानुपाती होता है। या फिर डी ऑप्शन में, ट्रांसपिरेशन डिपेंड्स ऑन लाइट, जो कि वाष्पसर्जन प्रकाश पर निर्भर करता है। आपको एक पोटोमीटर में, जो कि एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा क्या होता है बेटा पोटोमीटर, लेकिन पहले आप आंसर दीजिए कि क्या किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है। कि तने द्वारा अवशोषण होता है उस पर सिद्धांत पे कार्य करेगा, भौतिक प्रक्रिया होती है उस पर कार्य करता है, या अवशोषण वाष्पसर्जन के समानुपाती होता है, जितना अवशोषण उतना वाष्पसर्जन, उस पर सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, या वाष्पसर्जन प्रकाश पर निर्भर करता है। लाइट होगी तो ट्रांसपिरेशन भी होगा, लाइट नहीं तो ट्रांसपिरेशन भी नहीं, ऐसा कुछ कहना चाहता है। तो क्या है इसका सही उत्तर? फटाफट से सही आंसर पुट कीजिए बच्चों। क्या सिद्धांत होता है पोटोमीटर के कार्य करने का? सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर उससे भी ज्यादा सिंपल यदि आपको आता है तो। बिल्कुल यहां जो आंसर गया है, जितना आप एब्जॉर्प्शन कराओगे उतना ही क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। देखिए पोटोमीटर क्या होता है बेटा, इस तरह का एक ट्यूब रखा जाता है, ये पोटोमीटर बनाया जाता है इस तरह से, और यहां पर लगाया जाता है प्लांट्स। इस जगह पर क्या लगाएंगे अपन, एक इसमें प्लांट की टहनी को काट दिया जाता है, जल के अंदर ही काटा जाता है, और यहां उसकी होती है लेबलिंग। उसको खड़ा करने के लिए यहां नीचे लगाया जाता है एक स्टैंड। अब क्या होता है, हमें क्या करना है, यहां वाटर मैंने ऐड करवा दिया है, इसमें क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। अब होगा ये कि मुझे इसके बीच में एक बुलबुला क्रिएट करना है, एक बबल क्रिएट करना है। मैं चाहता हूं इसके बीच में क्या बन जाए, एक बुलबुला बन जाए। अब क्योंकि ये प्लांट का पार्ट ही तो है, ये पादप का भाग ही तो बेटा, तो होगा क्या कि यहां इनके एरियल पार्ट से क्या होगा, वाष्पसर्जन होगा। अब जितना वाष्पसर्जन होगा उतना ही ये आगे की तरफ पानी खिसकेगा और बुलबुला भी आगे खिसकेगा। इसका मतलब कि जितना आपने वाष्पसर्जन करवाया उतना ही अवशोषण हुआ, और जितना अवशोषण हुआ उतना क्या हो रहा है, वाष्पसर्जन। तो अवशोषण वाष्पसर्जन के समानुपाती होता है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका पोटोमीटर होता है, जो कि ट्रांसपिरेशन की रेट को बताता है कि भाई इतने टाइम में इतना पहुंचा है, धूप में रख दिया तो इतना पहुंच गया, तेज धूप में रखा तो इतना पहुंच गया, नॉर्मल सुबह रखा तो ये, और छांव में रखा तो क्या, ये आपका पोटोमीटर बताता है कि कितना ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पसर्जन कितना होता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। कैरियर प्रोटीन विच अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन। वाहक प्रोटीन जो दो प्रकार के अणुओं को एक ही दिशा में विसरण की अनुमति देते हैं, क्या कहलाते हैं? सिम्प्लास्ट कहलाएंगे, एंटीपॉड कहलाएंगे, या दोनों कहलाते हैं, या यूनिपॉड कहलाता है। सेम डायरेक्शन पूछा गया है। ऐसे प्रोटीन वाहक जो अणुओं को एक ही दिशा में विसरित करने की अनुमति देते हैं, उन्हें अपन क्या नाम से जानते हैं बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन, उससे भी ज्यादा सिंपल इसका आंसर जाने वाला है। देखिए सिम का मतलब होता है सेम, एंटी का मतलब अपोजिट, यूनि का मतलब एक। समझ गए होंगे, यहां दो अणु तो जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे की दिशा जो है विपरीत है। यहां सिर्फ एक अणु जा रहा है, या तो जा रहा है या दूसरा एक अणु आ रहा है। यहां दो अणु एक साथ या तो अंदर आ रहे हैं या फिर वापस क्या जा रहे हैं बेटा, सेल से बाहर जा रहे हैं। तो दो प्रकार के अणु को एक ही दिशा में करवाना है, तो एक ही दिशा के लिए कौन सा आंसर जा रहा है बेटा, ये सिम्पोर्ट साथ साथ जाने वाले हैं। अगर मान लो सोडियम आया तो पीछे पीछे क्लोराइड भी आएगा, और NaCl आया तो वाटर भी आएगा, सिम्प्लास्ट। अगर आपने सोडियम को अंदर भेजा तो पोटेशियम बाहर चला जाएगा, एंटीपॉट। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम को बाहर निकाला तो और कोई ऑयल नहीं आएगा, इसका मतलब यूनिपॉट। तो यहां जो राइट आंसर गया है वो कौन सा हो जाएगा बेटा, सिम्पॉट हो जाएगा, कि सिम्पॉट के द्वारा ही एक ही दिशा में अनुमति दी जाती है। बढ़िए अंतिम क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट, जल विभव जल का रासायनिक विभव है, विलय विभव सदैव ऋणात्मक होता है, सलत कोशिका का दाब विभव शून्य होता है, और पूर्ण स्फीत कोशिका में जल विभव विलय विभव के बराबर होता है।
कौन सा कथन इसमें गलत दे रहा है। गलत कथन को चुनना है आपको। गलत कथन इसमें से कौन सा जाने वाला है। गलत का चुनाव करना बेटा, सही का नहीं, गलत का। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट इसमें सही है और 1 स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो आपको वही बताना है कि रासायनिक विभव क्या जल विभव के रासायनिक विभव ही जल विभव है, या फिर जो आप विलय विभव देखते हो उसका मान सदैव ऋणात्मक होता है, या सलत कोशिका का दाब विभव 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो आप ऑप्शन डी देख रहे हो, पूर्ण स्फीत कोशिका में जल का जल विभव विलय विभव के बराबर होता है, क्योंकि पूर्ण स्फीत पूरी फैली हुई कोशिका है। स्फीत का मतलब यहाँ टर्जिट कोशिका है। तो अब टर्जिट कोशिका के अंदर और पानी नहीं जा सकता। जब पूरी तरह से कोशिका भर गई है तो उसमें पानी नहीं जा सकता, भले ही उसका ओपी बढ़ता रहे या ओपी कितना भी हो, ये फट जाएगी, लेकिन पानी अंदर नहीं। आपकी बेटा एक होता है कि अपन खारा पानी जब भी पीते हैं, प्यास नहीं बुझती लेकिन पेट भर जाता है, तो क्या पीते रहोगे, एक सर्टेन टाइम पर आपको ऐसा लग जाएगा कि भाई साहब अब तो पेट फटने वाला है, लेकिन अभी भी आपकी भूख तो नहीं मिटी है ना। इसका मतलब अभी भी आपको ओपी तो बढ़ा हुआ है लेकिन पेट फूल गया है, पेट भर गया है। इसका मतलब इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ओपी कितना हो तो पानी उसके हिसाब से। हाँ, कुछ समय के लिए जब आप उसी समय में उसी सेम सिचुएशन में हो तो ओपी जरूर आपको पानी अंदर आने को प्रेरित करेगा, लेकिन पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो ये था आज का आपका सेशन, जो कि अच्छे से गया है और अच्छे से आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब आपसे आज्ञा लेते हैं, मिलेंगे अगले टॉपिक से अगली बार। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।